वैसे लोगों को जिससे हम बहुत प्यार करते हैं और वो लोग अगर हमें हर्ट करें तो उन्हें कैसे माफ किया जा सकता है? माफ करने का मतलब ये नहीं कि वो माफी के अधिकार हैं। 5 स्टेप अच्छा से आप रिकॉग्नाइज करके अप्लाई कर पाओगे, जिससे कि फॉरगिवनेस बहुत इजी हो जाएगा। आपके हिसाब से आजकल का यूथ का सबसे बड़ा गलती क्या है और उसको कैसे वो ठीक कर सकता है? सोशल मीडिया एक नाइफ की तरह है, चाकू जैसा। चाकू को हम किचन में काट के सब्जी बना के भगवान को अर्पण कर सकते, उससे प्रसाद ले सकते, या चाकू से किसी का दुर्योधन कृष्ण भगवान का नहीं सुना तो हमारा दुनिया क्या सुनेगी? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। अ पॉडकास्ट विथ मॉन्क पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 को आप सभी ने बहुत प्यार किया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। इस पॉडकास्ट एपिसोड पार्ट 2 में हमने बात की कुछ रियल लाइफ इश्यूज के बारे में, जैसे कि आजकल की यूथ की सबसे बड़ी गलती क्या है और वो उसे कैसे ठीक कर सकता है। दूसरा, कि कोई अपना जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, अगर वो हमें हर्ट करे, वो हमारा दिल दुखाए, तो उन्हें कैसे माफ़ कर सकते हैं, एंड और भी बहुत कुछ। तो इस पॉडकास्ट एपिसोड को अंत तक देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर गेस्ट को लाते रहें और आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहें। एंजॉय द शो। थैंक यू। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स या कोई हमारे बहुत अपने जिनको हम बहुत प्यार करते हैं और वो लोग हमें हर्ट कर देते हैं कई बार। तो वैसे लोगों को जिससे हम बहुत प्यार करते हैं और वो लोग अगर हमें हर्ट करें तो उन्हें कैसे माफ़ किया जा सकता है? कैसे माफ़ करें हम? क्योंकि माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि वो माफ़ी के अधिकार हैं, लेकिन वो हमारे शांति के लिए हम माफ़ करते हैं। तो इसीलिए माफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पीसफुल है तब आप आगे जा सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो एक है। दूसरा, हम ये देख सकते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हम पहले रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हमें हर्ट हुआ है। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, और ऐसा नहीं है, लेकिन पहले रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि मुझे हर्ट हुआ है। हर्ट होने के बाद सेकंड रिकॉग्नाइजेशन ये करना चाहिए कि माफ़ करना का मतलब ये नहीं कि मैं वो रिलेशनशिप को रखना है। वो दो अलग अलग चीज़ें। क्योंकि देखिए, किसी ने मेरे ऊपर आग का गोला या कुछ तो डाला, तो वो डाल दिया तो उसके कारण मुझे हर्ट हुआ है, ठीक है, हुआ है। तो वो अभी मेरे पास ऑप्शन है कि उसको मैं नीचे रख दूं करके, लेकिन उसको पकड़ के बार बार पकड़ना मीन्स बार बार रिवाइंड करना, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसको बार बार पकड़ना, और उसके अंदर जो इमोशंस आता है बार बार उसको मनन करना। तो उससे किसको हर्ट होगा? वो आग का, हाँ मुझे हर्ट हो रहा है ना। इसीलिए वो दोनों अलग अलग है। वो सिर्फ मैं रख रहा हूँ ताकि मैं पीसफुल रहूँगा पहले, ठीक है। और माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि वो जो व्यक्ति जिसने वो आग का गोला डाला या हर्टिंग वर्ड्स डाला है, हाँ कुछ बोला है, किया है, वो सही है या हम उसको ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। माफ़ करने का मतलब ये है कि मैं वो जो इमोशनल टर्मोइल मेरा अंदर जो है उसको मैंने छोड़ दिया, और मैं उसके प्रति वो फीलिंग्स नहीं रखूँगा, वो एक्शन के प्रति। यानी वो जब भी रिवाइंड होगा सपोज फ्यूचर में, तो फिर मुझे ऐसा नॉर्मल नहीं लगेगा। जैसा मैं ये देख रहा हूँ, ये पर्दा देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, तो कैसा लग रहा है, उसी तरह वो सिचुएशन याद आए तो नॉर्मल न्यूट्रल लगेगा। उसको माफ़ करना तो मेरे पीस के लिए ही मैं माफ़ कर रहा हूँ, तो वैसा हम देख सकते हैं। और ये एक अलग, ये दूसरा स्टेप है तो माफ़ करने का। फिर वो तीसरा हम ये देख सकते हैं कि ये माफ़ करने के बाद कभी कभी हम माफ़ कर दिया, फिर भी वो बार बार फिर से कभी कभी लगता है कि क्यों मैंने माफ़ किया, फिर से हमको याद आता है। तो इसीलिए पेशेंस रखना चाहिए कि ठीक है मैंने माफ़ कर दिया, चलेगा, लेकिन फिर से गुस्सा आ रहा है, ठीक है, फिर से पेशेंस रखो। फिर से वो जो पत्थर है आग का गोला, उसको फिर से नीचे रखो। फिर देखेंगे कि पहले इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा था, वो इंसिडेंट याद आएगा तो गुस्सा, लेकिन उसके बाद साइनोसाइडल वेव की तरह इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाता है, नेक्स्ट और कम हो जाता है, धीरे धीरे वो जाता है। तो क्योंकि ये रियल क्वेश्चन है, मैंने देखा है कि ये मेरे साथ भी है, और मुझे लग रहा है कि 99.9% ऑफ द वर्ल्ड सारे लोग हर्टेड हैं। उनको कोई ना कोई हर्ट कर दिया है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो उनके अपने थे कभी, और वो उनको हर्ट कर दिया। और वो कभी कभी हर्ट इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहता है कि आप
उसको भूल ही नहीं सकते हो। आपको बार बार, जैसे आपने बोला ना, आपको बार बार आया कि नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये गलत हुआ, ये सही नहीं हुआ, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप बार बार आपके दिमाग में वो आता जाएगा और हमें ही लॉस होता है। जैसे आपने बोला कि आपके गोला आप पकड़े हुए हो कि किसी और को फेंकने के लिए, और आप मतलब होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे आपका ही हाथ जल रहा है। तो लेकिन इससे निकले कैसे? क्या अगर वो ख्याल आए जब आपने आपका कोई हर्ट किया, वो नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूँ, तो उसको कैसे निकले? और एक है, तो अभी तक हमने ये बताया कि पहले रिकॉग्नाइज करना है, बाद पहले में स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार करना है। हाँ, फिर उसके बाद ये देखना है कि स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला व्यक्ति सही है, वो भी समझना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम फिर से घनिष्ठ हो जाएंगे, वो नहीं है। तीसरा ये भी है कि पेशेंस भी होना चाहिए। माफ़ करने के बाद कभी फिर से हमको लगेगा क्यों मैंने माफ़ किया, माफ़ करना नहीं चाहिए, ऐसा फील आएगा। फिर से लगेगा नहीं यार छोड़ दो, मुझे ही दर्द हो रहा है, फिर वो थोड़ा सा साइनोसाइडल वेव की तरह ऊपर नीचे होता रहेगा। तीसरा। चौथा हम ये रख सकते हैं बाउंड्रीज। आपने सुना होगा बाउंड्रीज, गुड नेबर्स हैव गुड बाउंड्रीज। अगर हम दोनों के बीच में ये फ्लैट है, वो दूसरा फ्लैट है, दोनों के बीच में बाउंड्री नहीं है, तो उनको लगेगा ये मेरा एरिया, इधर मैं अपना रूम बना दूंगा करके वो बना देगा। लेकिन अगर बाउंड्री है, या इंडिया पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री है, तो पीस है। अगर नहीं है तो उसी तरह हमको भी बाउंड्री होना चाहिए कि ठीक है, ये हद तक मैं जब बात कर रहा हूँ, तुम अगर बीच में इंटरप्ट करोगे तो मुझे हर्ट होता है, बोलना चाहिए। इसका मतलब उसको भी पता है कि ये बाउंड्री है, इसके बाद ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो गुड नेबर्स हैज गुड बाउंड्रीज, तो बाउंड्रीज लगा सकते। हाँ, एक ऑप्शन है। और चौथा, अगर हम वो जो इमोशनल टर्मोइल जो है वो हम निकाल नहीं पा रहे अवेयरनेस होने के बाद भी, क्योंकि पहले हम अवेयर कर लिए कि मुझे हर्ट हो रहा है, एक्सेप्ट भी कर लिया, तो जनरली फेड हो जाता है। लेकिन आपने जैसा बोला कभी कभी बहुत स्ट्रांग रहता है, तो होता नहीं है। तो थेरेपी ले सकते हैं, जो मेंटल हेल्थ थेरेपी रहता है, उसमें क्या है, CBT करके है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसमें वो धीरे धीरे आपका ये जो फीलिंग्स है वो धीरे धीरे वो क्वेश्चन एंड आंसर्स के माध्यम से धीरे धीरे वो हट सकता है। लेकिन ये सब प्रोसेस तभी आसान होगा जब हम भक्ति कर रहे, चैंटिंग कर रहे, क्योंकि वो करेंगे तो सत्वगुण में रहेंगे। तो वो सत्वगुण में पहला स्टेप मैंने जो बोला था कि रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि मुझे हर्ट हुआ। आप इतना डिस्टर्ब्ड हो भक्ति कर रहे हो तो डिस्टर्ब नहीं हो तो देख सकते हो। जैसा नदी में बहुत सारे उथल पुथल हो रहा है, तो अंदर क्या है दिखेगा नहीं। अगर क्लीन वाटर है तो अंदर दिख जाएगा। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करोगे तो ये पांचों स्टेप अच्छा से आप रिकॉग्नाइज करके अप्लाई कर पाओगे, जिससे कि फॉरगिवनेस बहुत इजी हो जाएगा। भगवान का नाम जप करना है ना, ये भगवान ने जो लाइफस्टाइल बताया है कि वेजिटेरियन खाना है, ये सब मुझे अर्पण करना है, सिर्फ वेजिटेरियन नहीं, अर्पण करना है। नहीं तो हाथी भी वेजिटेरियन खाते हैं। अर्पण करना है भगवान, प्रसाद खाना है, तो वो सबसे वो अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ेगा और फॉरगिवनेस हमको ईजी हो जाएगा। ये पॉइंट तो सबसे याद रखना चाहिए। मीन्स पहला कि फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति राइट हो गया। फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि मैंने गिव कर दिया उसको, वो जो हट था उसको गिव कर दिया। फॉरगिव उसको नहीं, वो हट को निकाल दिया। हेट द सिन नॉट द सिनर बोले ना जीसस क्राइस्ट, वैसा हम उनको हेट नहीं कर रहे, लेकिन वो जो इंसिडेंट था उसको हम गिवन अब छोड़ दिया। जैसे मैंने बोला, वो इंसिडेंट एक पासिंग क्लाउड की तरह है, जा रहा है लेकिन आपको कुछ इमोशन फील नहीं हो रहा है। वो स्तर तक आना इजी हो जाएगा जब हम भक्ति करेंगे। वो पॉइंट हमको याद रखना चाहिए कि फॉरगिवनेस उनके लिए नहीं है, हमारे लिए, खुद के लिए, ताकि हमारे लाइफ में शांति रहे। अगर कोई हमें डिस्टर्ब किया है, वो उसकी गलती थी, किसकी गलती थी हमें नहीं पता। हमें आगे बढ़ने हैं ना जिंदगी में, हमारा भक्ति डिस्टर्ब होगा हमारा, या जो भी गोल्स है जिंदगी में, हम किसी और थर्ड पर्सन के कारण जो हमारे लाइफ में शायद उतना वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि अगर रखता तो हमें हर्ट नहीं करता। तो या तो हट कर सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हट कौन करेंगे, जो सबसे करीब है वही सबसे ज़्यादा हट कर, क्योंकि उनको ही हमारा सबसे ज़्यादा सीक्रेट्स पता है, हमारा सबसे ज़्यादा वीकनेस उनको ही पता है, तो वही ज़्यादा हमको वहाँ वीकनेस के पास एकदम उंगली लगा सकते। तो वो सबसे ज़्यादा कर सकते, लेकिन करने के बाद वो गुस्से में कर दिए सपोज, उनका ये जिम्मेदारी है कि वो आके एटलीस्ट क्षमा मांगे, समझे ना। तो देन रिकॉन्साइल होता है। हाँ, वैसा होता है। अगर वो
नहीं कर रहा है तो फिर वो जैसा आपने बोला फिर वो रिलेशनशिप नहीं है, समझे ना। क्योंकि अगर आपसे कोई क्षमा मांग लेता है ना तो भी एक दिल को राहत मिल जाती है कि यार ठीक है चलो। हाँ, कि मैं वो टाइम पे ऐसा बहक गया, मैं बोल दिया सॉरी, इतना बोले तो फिर वो फॉरगिवनेस और इजी हो जाता है, समझे ना। लेकिन अगर कुछ भी ना मिला तो भी हमको फॉरगिवनेस करना है उनको, क्योंकि वो हमारा शांति के लिए। एट द सेम टाइम उनको ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, उनको बाउंड्री बोल रहा था ना, वो डिस्टेंस में रखना है। मैं इतना ही आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा, इससे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करूंगा, ऐसा करके बाउंड्री रख सकते। तो वैसा है। तो एक एग्जांपल है, वो प्रभुपाद जी का याद आ रहा है कि हमारे इस्कॉन में ही कुछ, इस्कॉन में हम सबको अलाउ कर देते। एक बार एक व्यक्ति आया, उसने चोरी किया एक बार। तो प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद इनको पुलिस स्टेशन में डालना चाहिए। तो प्रभुपाद के टाइम में 1960-70s, तो बोले कि नहीं वो भक्ति करने के लिए आया, थोड़ा सा ये कर दो, रहने दो करके। लेकिन उसको फिर से उन्होंने ट्रस्ट करके उनको इंचार्ज बनाया था। वो पहले इंचार्ज था पैसा का, तो फिर से उनको वही पोस्ट में रखा था। तो बाद में देखा कि फिर से उसने चोरी किया। तो सेकेंड टाइम जब प्रभुपाद को बोले तो प्रभुपाद बोले नाउ टू कॉल द पुलिस करके। तो पॉइंट ये है कि फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप ट्रस्ट कर सकते हो। फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम ठीक है, तुमको क्षमा कर दिया, लेकिन तुम अकाउंट का इंचार्ज नहीं बन सकते। बाद में धीरे धीरे ऐसा चीज़ें देंगे जहाँ से वो पैसा नहीं निकल सकता। धीरे धीरे फिर देखेंगे कि हाँ ये कुछ कर नहीं रहा है, ऐसा फिर से उस ट्रांसफॉर्म हो। जब आपको ट्रस्ट आएगा, the trust has to be earned by this person. Trust cannot be given just like that. You have to earn. वो अर्न कर लिया तो फिर हम फिर से उसको इंचार्ज बना सकते हैं। तो इन दैट साइकिल देयर इज नो हेट्रेड टुवर्ड्स दैट पर्सन, कि तुमने ऐसा करके हट किया ना, तुमको जिंदगी भर में इंचार्ज नहीं बनोगे। ऐसा है तो हम भी तो भगवान को हट करके इधर आ गए, तो भगवान जिंदगी भर हमको लेना नहीं चाहिए। तो वो फॉरगिवनेस, हम लोग गॉड नहीं है ना, वी आर नॉट गॉड। गॉड कैन फॉरगिव, वी आर ह्यूमंस और वी आर सो वियर्ड। हमारे पास, जैसे आपने क्वार्ट्ज का एग्जांपल दिया, हमारे पास बहुत इम्प्योरिटीज हैं। यस होता है ना कि जैसे कि गीता में मतलब तो कि हम लोग, आई गॉट योर पॉइंट। तो हम लोग एटलीस्ट वो एस्पायर कर सकते हैं कि वो स्तर तक हम जाए करके। शुद्ध भक्त जो है वही होते हैं। जैसे देखिए, हमको फॉलो करेंगे। क्योंकि आपने बोला तो मुझे याद आया, जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने उनको सूली पे चढ़ाए, इतना किए, तो भी वो क्या बोले, ओ लॉर्ड प्लीज फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे हैव डन। तो ऐसा नहीं कि वो भगवान है, वो भगवान का बेटे, आई एम सन ऑफ गॉड। फिर भी एक शुद्ध भक्त का पावर देखिए कि वो भी फॉरगिव कर सकते हैं भगवान के कृपा से। तो हम भी वो एस्पायर कर सकते, तो हमारे लेवल पे कितना फॉरगिव कर सकते उतना कर सकते, और साथ में वो हट ना करे, हम बाउंड्री लगा सकते हैं। मैं हमेशा ये कोरोना का एग्जांपल देता हूँ। अभी कोरोना रिसेंटली गया, तो कोरोना, जिसका कोरोना हुआ है, हम दूर से, हमको उनके साथ जमता नहीं है, तो दूर से हम उनको मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि पास में जाके हम आलिंगन किए तो हमको कोरोना आएगा। तो उसी तरह वो हमको बहुत हट कर रहा है, तो दूर से हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं। हम ठीक है यार, तुम खुश रहो, हम भी खुश रहेंगे, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन हम जाके उनके पास जाके आलिंगन करना, क्लोज रिलेशनशिप रहेंगे, तो फिर वो कोरोना वायरस जैसा उनका जो हटिंग नेचर है वो हमको फिर से अफेक्ट करेगा। तो उसको बोलते हैं बाउंड्रीज। जैसे मैं बोला, गुड नेबर्स हैव गुड बाउंड्रीज। ऐसा बाउंड्रीज लगाए तो फिर आप पीसफुल है, वो भी पीसफुल है, तो सब इट विल बी गुड। बिल्कुल। और एक और काम मुझे लग रहा है कि हम लोग कर सकते हैं, कि कई बार होता है ना कि अगर हम लोग माफ़ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग अपने प्रभु को बोल सकते हैं कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंने माफ़ किया, अब जो होगा मतलब अब आप देखो, अब मैं बीच में हूँ ही नहीं। ये भी एक तरीका हो सकता है। और आपने जो बोला एक्चुअली वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है, ऐसा, और ये है कि ये शस्त्र को त्याग देने मेरा तरीका है कि, लेकिन वो आपने ऐसा बोला है, लेकिन जस्ट बोलने से हो जाता तो बहुत अच्छा है ना। लेकिन हम सच में भगवान को सरेंडर कर दिए तो बहुत अच्छा है। वो सरेंडर हम में नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिकल स्टेप्स का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब हम भक्त बनेंगे तो ये सब प्रैक्टिकल स्टेप्स बहुत ईजी हो जाएगा पालन करने के लिए। तो हम बोल देंगे, लेकिन बोल के फिर जाने के बाद वो व्यक्ति जाता रहेगा सामने, फिर से आपको सब रिवाइंड होता रहेगा, माइंड में याद आएगा इसने क्या किया, वो क्या किया, ऐसा करके। तो उतना आसान नहीं है। तो वो प्रैक्टिस में आता है। एक और बात हमें बताइए, जैसे कि आजकल का यूथ जो है बहुत डिस्ट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बोल लीजिए, अलग अलग चीज़ों से। दुनिया में इतने डिस्ट्रैक्शंस मुझे लग रहा है कि पहले कभी नहीं थे। तो किसी न किसी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं आजकल का यूथ।
तो आपके हिसाब से आजकल का यूथ का सबसे बड़ा गलती क्या है और उसको कैसे वो ठीक कर सकता है? जैसा आपने सोशल मीडिया करके ऑलरेडी बोल दिए, तो फिर उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया, मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो सोशल मीडिया एक नाइफ की तरह है, चाकू। जैसा चाकू को हम किचन में काट के सब्जी बना के भगवान को अर्पण कर सकते, उससे प्रसाद ले सकते, या चाकू से किसी का डैमेज भी कर सकते। तो चाकू को अच्छे से यूज़ करना है। उसी तरह वो टेक्नोलॉजी के कारण वो एंटरटेनमेंट में ज़्यादा ध्यान दे के स्किल साइड थोड़ा कम हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन इतना आता है उनको, उसके कारण वो अपना जो ड्यूटीज़ है एज ए स्टूडेंट, टू स्टडी, टू लर्न मोर, टू अप्लाई द स्किल्स, वो पार्ट वो कम करते हैं बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मेन चीज़ यही है कि अभी का एन्जॉयमेंट सोचना, फ्यूचर में हम क्या सोचेंगे कि ये डेडलाइन है ना, ये डेडलाइन से 1 घंटा पहले मैं करूँगा तो एग्जैक्टली मैं ये ख़त्म करूँगा, तब तक मैं एंजॉय करता रहूँगा। लेकिन जब वो डेडलाइन आएगा तब देखेंगे उनका जो एजम्पशन है, उसके अलावा बाकी सारे बहुत सारे चीज़ें उसमें है, अरे यार ये भी है वो भी है, कैसा करके वो ठीक से कर भी नहीं पाएंगे वर्क। तो वो मुझे वही लग रहा है कि एंटरटेनमेंट ज़्यादा प्राधान्यता ना देते हुए, वो भी रहना चाहिए, माइंड को पीसफुल रखने के लिए एंटरटेनमेंट का भी एक स्थान है। कृष्ण बोलते हैं युक्ताहार विहारस्य, तो विहार भी करना चाहिए, एंटरटेनमेंट है उसका अपना स्थान है, लेकिन दैट शुड नॉट आउटवे द स्किल्स, ड्यूटीज़ वो है। तो उसमें थोड़ा सा फोकस करे तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का यूथ का कैपेसिटी बहुत अच्छा है, दे ग्रास्प थिंग्स वेरी नाइसली, वो है। और आपने बोला कि क्या कर सकते हैं, इसे कैसे कर सकते हैं, तो वही है कि वो क्या करना चाहिए कि पहले वैसा लोगों के साथ संग करना चाहिए जिनका एस्पिरेशंस वैसा है, उनके जैसा है, इक्वल माइंडेड। तो या बुक्स पढ़ सकते, इवन जब सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते वक्त एंटरटेनमेंट प्लस कैरियर का रिलेटेड, जैसा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो जो इंजीनियर बन गए वो कैसा है, या मैं एरोनॉटिक्स में जाना चाहता हूँ तो कोई बड़े व्यक्ति का जो एरोनॉटिक्स में बहुत अच्छा है उसका अगर चरित्र देखे तो फिर आपको भी एक मोटिवेशन आएगा। तो वो एजुकेशनल साइड में वो एंटरटेनमेंट को एजुकेशन में मिक्स करके कर सकते हैं थोड़ा बहुत, धीरे 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 धीरे। जब उसमें रुचि आएगा, अरे यार इसमें टेस्ट आ रहा है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ज्ञान आ रहा है, इस ज्ञान की वजह से मेरा नाम, मुझे टीचर भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरा मार्क्स अच्छा आ रहा है। जब टेस्ट आ गया तो फिर वो साइड में आगे बढ़ने का चांस ज़्यादा है यूथ्स। हाँ, तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैं जो प्रैक्टिस किया और मैं बाकी लोगों को जब गाइड करता हूँ तो मुझे लगा कि क्योंकि मैंने इस तरीके का चीज़ काफ़ी देखा है, अभी दिखता, जैसे आपने बोला कि आजकल के जो जेनजीज हैं दे आर वेरी स्मार्ट, मतलब उनका ग्रास्पिंग पावर, वो जल्दी चीज़ों को समझते हैं जल्दी, लेकिन वो बहुत इम्पेशेंट है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, वो फोकस नहीं कर सकते 2 मिनट 5 मिनट आधे घंटे किसी एक पार्टिकुलर चीज़ पे। उनको डोपामिन चाहिए 30 सेकेंड में, ये अच्छा लग रहा है, अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है, उनको होता ना, करंटली स्विच करते जा रहे हैं। और वो जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो पता नहीं क्या करते हैं अगर फोकस्ड हो जाए, लेकिन बिकॉज वो डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, या उसके कारण वो थोड़ा सा स्किल साइड एंड ड्यूटी साइड वो कम कर देते हैं, अपनी एनर्जी को, दे आर नॉट एबल टू गिव एटलीस्ट 80% ऑफ देयर एनर्जी। मुझे लग रहा है अगर 60 to 70 जैसा आपने बोला उतना भी एनर्जी दिया तो बहुत है, 30% तो सबका बफर रहता है, इवन कोई मशीन लाए ये लाए सबका बफर रहता है, उतना तो ठीक है। बट एनीवे, बट वी कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम दैट दे कैन गो मोर टुवर्ड स्किल साइड एंड ड्यूटी साइड। कि अगर कुछ देखना भी, अगर कंटेंट भी देख रहे हो तो भाई आपका जो गोल्स है, जैसे आपने बताया कि आपको जो बनना है उसको फॉलो करो, उससे रिलेटेड कंटेंट को देखो, वैसे दोस्त बनाओ, वैसे संगति करो, तो शायद धीरे धीरे करके आपका डिस्ट्रैक्शंस जो है, जो गलत लोग हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, उनसे दूर रहो। यही कर सकते हैं। बाकी तो वही बात है कि जब दुर्योधन कृष्ण भगवान का नहीं सुना तो हमारा दुनिया क्या सुनेगी। करेंगे वो लोग वही जो उनको करना है, फ्री विल है। लेकिन फिर भी एज ए बीइंग नॉलेज देना हमारा ड्यूटी है, और लेना कि नहीं ऑप्शन है ना ABCD, उसमें क्या चूज करना है उनका चॉइस है, वो फ्री विल भगवान ने दिया तो उनको हम भी देना चाहिए फ्री विल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अब आपको 3 काम करना है। पहला, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, मुझे कमेंट करके बताएं
कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या घटिया लगा, ताकि हम सेम मिस्टेक को रिपीट ना करें और आपको एक बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। तीसरा, किसी एक इंसान को इस एपिसोड को शेयर करें, क्योंकि वन कन्वर्सेशन माइट चेंज समवन्स लाइफ। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।